हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है CT2 नीट बूस्टर टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन में। जो भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ऑयल ड्रॉपलेट्स एक्सपेरिमेंट। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो पूछा है इनकरेक्ट क्या है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में कि करेक्ट और इनकरेक्ट में हम देखते हैं तो थोड़ा टाइम भी लगता है बहुत बार, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या ढूंढना है ना, करेक्ट ढूंढना है कि इनकरेक्ट है। इस वजह से हम क्वेश्चन तो पढ़ते हैं बट आगे जाने के बाद फिर से भूल जाते हैं कि क्या निकालना है। तो इस वजह से आपको ये वाले ऐसे पॉइंट पे क्या कर लेना है, हमेशा हाईलाइट कर लेना है कि क्या है ना। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढना है, इसका मतलब हमें इनमें से क्या गलत है वो ढूंढना है। तो सबसे पहले तो किसके बारे में बोल रहे हो, ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट, तो उसके बारे में हमें याद आना जरूरी है। तो क्वेश्चन के अप्रोच में हमेशा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ो। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है ऑयल ड्रॉपलेट का, तो जैसे आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सीखा तो आपके दिमाग में उसके बारे में चीजें शुरू होनी जानी है ना, शुरू होनी चाहिए, ताकि आप जो पढ़ रहे हो आगे आने वाले ऑप्शन उसमें आप सही या गलत ढूंढ सकते हो, या उसके बारे में कोई न्यूमेरिकल है तो भी आप देख सकते हो। तो अप्रोच डेवलप होना जरूरी है। दैट इज द एम ऑफ टेस्ट सीरीज। ठीक है, बाकी आप पढ़ते हो, आप पढ़ाई भी करते हो, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, बट एग्जाम के वक्त वो जो स्ट्रेस है, दैट टाइम मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट कि आप सारी चीजें है ना ठीक से चल रही कि नहीं वो देख सकते हो, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप आपके टीचर से जाके मिल सकते हो। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। तो वो कह रहे हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, हाँ सही है, छोटे छोटे बहुत पार्टिकल्स आपने देखे, प्रोड्यूस बाय द एटोमाइजर, जो एटोमाइजर जो स्प्रे करते हैं उससे बाहर निकलते हैं ना उस एक्सपेरिमेंट में, वेर अलाउड टू एंटर थ्रू टाइनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। सही है, ऊपर वाले प्लेट में एक होल था, उससे वो नीचे आते पार्टिकल। सही बात करें, द एयर इनसाइड द चेंबर वाज आयोनाइज्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ एक्सरे थ्रू इट। यस, है ना, उसके अंदर जो एक्सरे पास करते हैं उससे वो एटम्स तो क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं ना। एयर मॉलिक्यूल्स या एयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसके बाद वो उस ऑयल ड्रॉपलेट को जाके चिपकते हैं। द फॉल ऑफ द चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स कैन बी रिटार्डेड, एक्सेलरेटेड और मेड स्टेशनरी, है ना। आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो जो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, आप उसका जो स्पीड है उसको, मतलब जो नीचे आ रहे हैं उसको आप एक्सेलरेट भी कर सकते हो, आप उसको एक जगह पे ना रोक भी सकते हो बाय द यूज ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है जब ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम होते हैं तो वो स्टेशनरी भी होता है। ठीक है, तो वैसे भी चौथा ही बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट इज ऑलवेज फ्रैक्शनल मल्टीपल बोल रहे हो, नहीं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। तो ये गलत है, सो दिस इज द फोर्थ आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। तो ये वाले सवाल आपने शुरुआत में भी किए बहुत सारे। इनकरेक्ट कौन सा है, तो NLM के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि 1 यानी पहले शेल में है ना, एल की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से ना। सो 0 1 यानी एस पी, इस तरीके से आपको पता है ना, एल इक्वल टू 2 है तो डी होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 पी नहीं होता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन चला गया। वैसे भी एक एक है यहाँ पे, तो आपको है ना क्या पूछा है, और करेक्ट पूछा है ना, मतलब कौन सा सही है, तो ये तो सही है नहीं, यानी 1 वाला चला गया, 1 यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी चले जाते हैं। देखते हैं 2 है क्या, 2 अगर है ना, 2 3 और 4 में से देखो। ठीक है, तो सेकंड 2 2p, तो हाँ 2p होता है, मतलब सेकंड पॉसिबल है। तो यहाँ पे वैसे भी आप लोगों का बस एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज व्हाट, फर्स्ट। वैसे आप देख सकते हो आगे भी चल के, दिस इज 3D, यस होता है ना, बट 3 L इक्वल्स टू 4 का मतलब है ये नहीं होता है ना, तो ये होता है, ये होता है, तो व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट। ठीक है, आगे चलेंगे। द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, दैट इज इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, है ना, ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन। तो हमने पढ़ा है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पे सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपको याद होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, तो इस तरीके से ग्राफ मिलता है हमें, वेवलेंथ कम होती है ना, इंटेंसिटी बढ़ती है ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हम T2 ग्रेटर देन T1 है ना, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये इंटेंसिटी है ना ये बढ़ती है ना, बट वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है।
तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द टेम्परेचर। आगे बढ़ते, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and its velocity is 812 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट इज वेवलेंथ। तो आसान सवाल था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m इंटू v। तो h की वैल्यू पता है, m पता है और v भी पता है, यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन द स्क्रोडिंजर इक्वेशन h cap is, you know that is Hamiltonian operator and it is derived from the total energy of the system। जैसे आपको याद होगा कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ हमें एक इक्वेशन है एच कैप साई इज इक्वल्स टू ई साई, यानी जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो टोटल एनर्जी के ऊपर डिपेंड है ना। तो अब मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सही है इसका नाम, और इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्क्रोडिंजर फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो दोनों भी चीजें सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीजनरेट ऑर्बिटल। तो सबसे तो इंपॉर्टेंट ये है कि डीजनरेट का मतलब क्या होता है। तो डीजनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी, सही है। तो पूछ रहे कि भाई इक्वल एनर्जी किस किस की है, तो सेम ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी होती है। जैसे 1s, तो अभी ये तो अकेला है ना, 1s की सेम होगी, 2p की सेम होगी, 3d की सेम होगी, या 3d के अंदर मान लो जो 5d ऑर्बिटल उनकी एनर्जी सेम होती है, p के अंदर जो 3 ऑर्बिटल है उनकी भी एनर्जी सेम होती है। तो बस आपको देखना है कि भाई कौन से ऑर्बिटल सेम है ना। तो अगर क्वेश्चन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो ऑप्शन दिए है उसमें n इक्वल्स टू 3 बोला गया है ना, तो n इक्वल्स टू 3, तो n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 2 मतलब d है ना, l की वैल्यू 0 1 2 s p d, ये 3d है, ये 3d है ना, ये 3p है आपका, n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1, दिस इज 3d, दिस इज व्हाट 4p, this is what 3d again, this is what 3d, this is what 3d। तो देखो ना, पहले में 3d है और चौथे में भी 3d है, और यहाँ पे 3p 3d है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। और ऑर्बिट का नंबर सेम है बट ऑर्बिटल अलग अलग है ना, ठीक है। तो ये इसमें से डिजनरेसी पहले और चौथे की है, मतलब 3d सेम ऑर्बिटल की सेम डिजनरेसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन थर्ड ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3d ऑर्बिटल, यानी आपको ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बोला है। तो आपको पता होगा ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई, और ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास अंडर रूट l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। गॉट इट। तो बस आपको किसकी वैल्यू रखनी है, आपको यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखनी है और यहाँ पे भी आपको l की वैल्यू, तो d है ना, d मतलब l की वैल्यू कितनी है ना। ऑर्बिट के लिए n चाहिए और ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू चाहिए, तो ऑर्बिटल के लिए ये जो d है उसकी l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो बस आपको यहाँ पे वैल्यूज रखना है, तो यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन बोहर्स फोर्थ ऑर्बिट, its de Broglie wavelength is lambda, calculate the circumference of the fourth orbit। तो यहाँ पे आपने सीखा है कि 2 pi r is equals to, circumference equals to क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है ना। ये फॉर्मूला आप डिराइव भी करते हो। सो चौथे ऑर्बिट में है तो circumference equals to 4 lambda, so this is the answer। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन है, which of the following statements are correct। कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है ना। देखो ये टाइप के क्वेश्चन हम ज्यादातर ऐड कर रहे हैं जिसमें 3 या 4 स्टेटमेंट है, उससे आपको पहचानना है करेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा, क्योंकि पिछले साल या उसके पिछले साल में भी ऐसे सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ऐसे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ई/एम रेशियो ऑफ एनोड रे इज नॉट कांस्टेंट, सही है। एनोड रे का मतलब कैटायन होता है, जैसे H प्लस है, हीलियम 2 प्लस है, तो ये अगर चेंज होता है तो रेशियो भी चेंज होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है, कांस्टेंट नहीं है ना, चेंज होता है, मतलब सही स्टेटमेंट है ना। ई/एम रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट कांस्टेंट, अरे प्रोटॉन का ई/एम रेशियो तो कांस्टेंट है ना, आपने सीखा ना H प्लस का कितना आता है, वो 9.5 इंटू 10⁻7 आता है ना कूलम पर केजी, हम करते हैं ना उसको, तो ये कांस्टेंट है ना प्रोटॉन के लिए, है ना, तो ये गलत है। ई/एम रेशियो ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज कांस्टेंट, सही है, बीटा पार्टिकल यानी पर्टिकुलर बीटा पार्टिकल के बारे में बोल रहे तो उसका भी ई/एम रेशियो कांस्टेंट ही होगा। बट ई/एम रेशियो ऑफ कैथोड रे इज कांस्टेंट, सही है, कैथोड रे का क्या होता है, कांस्टेंट। कैथोड रे मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो आपको याद होगा 1.75882 है ना, 1.75882 इंटू 10 टू द पावर
11 कूलम पर केजी। तो ये फिक्स है ना, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही है सेकंड छोड़ के। सो दैट इज 1 3 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। फिर से वही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो बस आप लोगों को स्टेटमेंट को पढ़ना है अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। एंगुलर क्वांटम नंबर है ना, यानी लैम्बडा की सॉरी एल की बात करें, डिटरमाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल, है ना। तो आपने देखा है कि एनर्जी साइज या एनर्जी और साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखाता है, साइज और शेप आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिखाता है। तो सही है यहाँ पे, ठीक है। पहला उन्होंने क्या पूछा है, करेक्ट कौन से है, ठीक है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन, नहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ आपका ओरिएंटेशन दिखाता है, ये गलत है ना। तो मान लो जहां पे सेकंड ऑप्शन उन्होंने करेक्ट पूछा है और सेकंड ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, तो जहां पे भी सेकंड सेकंड लिखा है वो तो गलत हो गया। तो ये वाले ऑप्शन वैसे भी चले जाते हैं, बचते आप लोगों के 2 और 3, ठीक है। तो 4 4 तो कॉमन है दोनों में, बस देखो कि 4 है कि ना 3 है कि नहीं, तो वो सवाल आपका मतलब वही आपका जवाब होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, नहीं है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो ओरिएंटेशन बताता है ना, ठीक है, ये भी नहीं। तो बचा चौथा, यानी इसका आंसर है आप लोगों का फर्स्ट एंड फोर्थ, सो दैट इज द सेकंड। आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना आप लोगों को थोड़ा शेप में थोड़ा दिक्कत आया होगा, बट इसको पहचानना कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको मैच द कॉलम है ना, आपको मैच द कॉलम पूछे, मतलब ए बी सी डी ये 5 दिए ना आप लोगों को ऑर्बिटल, तो कौन सा ऑर्बिटल कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, देखो आपको डीजेड स्क्वायर तो इजीली समझ में आ जाता है, जैसे ये वाला डीजेड स्क्वायर है, तो आप लोगों का जो होगा सी का 1 होगा, सी का क्या होगा 1 होगा, तो सी का 1 2 जगह पे, तो ये 2 ऑप्शन तो चले जाते हैं, बचे 2 ऑप्शन। अभी 2 ऑप्शन में देखो, इसमें से आपने बी का फाइंड आउट किया तो भी हो जाता है, या मान लो सी डी का भी फाइंड आउट किया 1 का तो भी हो जाता, तो देखते हैं कौन इजी है। अभी इसमें आपको पता है ना dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है ना, तो डी जहां पे एक्सिस के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देगी दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपका जो ये तो हो गया डीजेड स्क्वायर ना, अभी एक्सिस के ऊपर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये आपको एग्जैक्ट नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये कौन होगा आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी बी का 4 है। तो यहाँ पे बस बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बी का 4 यानी व्हाट इज द आंसर, फोर्थ इज द आंसर। फिर से वही सवाल है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज, सिंपल है, अभी हमने फॉर्मूला सीखा था √L × L + 1 × h/2π, बस डी ऑर्बिटल है मतलब L की वैल्यू 2 है, सो 2 × 2 + √6, ठीक है। तो पहला आंसर यहां से आ जाता है। आगे बढ़ते, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम व्हिच इज इक्वल्स टू, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दी है इतनी, बट वो ग्राम सेंटीमीटर में ध्यान में रखो। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, यानी आप लोगों को डेल्टा पी दिया है और क्या पूछा है, डेल्टा वी पूछा है, सही है। तो व्हाट इज डेल्टा पी इक्वल्स टू, सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा वी, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू ओनली डेल्टा पी अपॉन m। इलेक्ट्रॉन का मास है, केजी में ले लो, ग्राम में है ना, ये यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ओके। चलो, तो आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन से। उसके बाद स्टेटमेंट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नीशियम एटम इज मोर देन पोटेशियम एटम एज द फॉर्मर हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोशन। इनका कहना है कि मैग्नीशियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में 1 है, तो मैग्नीशियम की मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है। बट आपको याद होगा कि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 है, तो आखिर के 2 इलेक्ट्रॉन भला ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम में आपके पास 4s1 यानी आखिर के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बट ध्यान में रखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेड होता है, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन भी पेड है ना, 2-2 के 2-2 इलेक्ट्रॉन है साथ में, इसमें भी 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसके पीछे 4s के पहले, बट 4s में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है, इसकी तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ जाएगी, और बोल रहे कि मैग्नीशियम की ज्यादा है, तो स्टेटमेंट 1 इज इन करेक्ट या रॉन्ग। तो बस एक ही ऑप्शन है हमारे पास, दिस इज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In a hydrogen atom, the transition takes place from n = 3 to n = 2 if Rydberg's constant is 1.
09 into 10⁻7 into 10⁻7 the wavelength of the emitted radiation. तो वही अपना फॉर्मूला 1 by lambda equals to r into z square. आपको भले ही r की वैल्यू दी है बट रखनी नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शन क्या है विथ आर एच है, ठीक है। तो ऐसे इसको आर एच रखेंगे, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो बस n1 और n2 की वैल्यू रखेंगे तो ये 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 9, सो 9 माइनस 4 5, सो 5 r by 36, बट हमें लैम्बडा पूछा है तो दैट विल बी 36 by 5 r, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियल नोड्स? दैट इज n minus l minus 1। तो 3s के लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 और इसमें -1 करेंगे 2, तो बचे ऑप्शन 3 और 2, बस इतने ही बचे। और 3p के लिए n minus 3 minus 1 minus 1 दैट इज 1। तो बस यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। The energy of electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is -2.18 into 10⁻18 joule. Its energy in the third orbit is, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस एनर्जी का एक फॉर्मूला है हमारे पास -13.6 इंटू, अच्छा ये जूल में दिया है बट कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे भी, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू, है ना, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है। तो देखो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट यानी हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन है तो z आप लोगों का 1 ही है। तो बस आपको दी गई है ये एनर्जी पहले ऑर्बिट में और निकालनी है तीसरे ऑर्बिट में, यानी आपको एनर्जी का रिलेशन बस n के साथ लेना है, यानी एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल्स टू n के साथ इनवर्स रिलेशन है, सो n ऑफ थर्ड, तो n ऑफ थर्ड कितना है, अच्छा मतलब थर्ड ही ऑर्बिट है, सो 3 का स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय आपका जो पहले ऑर्बिट है उसका 1 स्क्वायर आएगा ना, n के साथ स्क्वायर का रिलेशन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 9, तो E3 इक्वल्स टू E1 बाय 9 टाइम्स, सो 1/9 ऑफ दिस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही सवाल है अभी किया था हमने, सर्कमफरेंस ऑफ nth ऑर्बिट इज व्हाट, n इंटू लैम्बडा। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। मे बी ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों को है ना, जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ था इस क्वेश्चन का, है ना, बट जब ढूंढना हमें नॉट करेक्ट है ना, तो करेक्ट भी ढूंढ सकते हैं ऐसे वक्त, वो भी है, बट ये वाले सवाल में थोड़ा होता है ना, आप एग्जैक्टली नहीं पहुंच सकते, बट मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, जो भी क्वेश्चन आते हैं कि जिसके हमें एक्चुअल में आंसर ऐसे लगता है कि यार नहीं यार आई एम नॉट श्योर, तो उस क्वेश्चन को हमेशा छोड़ देना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट निगेटिव वाले तो मार्क बच जाएंगे, एक मार्क बढ़ाना बोलते हैं उसको, है ना। अगर हमने एक कम सॉल्व किया जो नहीं आता है तो एटलीस्ट हमने निगेटिव में जाने से बचा लिया ना उसको, ठीक है। तो इनका क्या कहना है, जैसे अभी इनमें मुझे ना थोड़े जैसे मैं भी सॉल्व करूंगा तो ऐसे नहीं ना, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मैं भी उसी तरीके से देखता हूं कि कौन सा सही गलत, मैं भी मेरा नॉलेज यूज करता हूं, तो मैं थोड़ा ऐसे सोचता हूं इस क्वेश्चन को कि यार चलो जो पता है, जो इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं करेक्ट इनकरेक्ट वो तो देख लेता हूं, हो सकता है ऑप्शन में से मैं बाद में सॉल्व कर लूं उसको, वो भी एक तरीका है ना। तो जैसे उन्होंने बोला है कि जैसे मैं ये वाला सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट है, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, मान लो तीसरे पे गया मैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय अ फोटो सेंसिटिव सरफेस डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। इनका कहना है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड है। तो हमने सीखा है नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द व्हाट, आने वाली रेडिएशन की एनर्जी और निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। क्यों? अरे आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, E माइनस ई नॉट ना, वो इंटेंसिटी के ऊपर थोड़ी डिपेंड है, इंटेंसिटी के ऊपर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे वो डिपेंड करता है ना। तो इन्होंने ये जो बोला है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। काइनेटिक एनर्जी ई और ई नॉट के ऊपर डिपेंड है, सही है, या ई के ऊपर भी बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो आप लोगों का इनकरेक्ट है, ठीक है। अभी ऑप्शन में जाएंगे 1 2 3 5 है, तो 5 तो इसका आंसर चला गया क्योंकि ये आप लोगों का, अच्छा इनका नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब ये सही है, इसके अकॉर्डिंगली ये इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है हमारे लिए, है ना, क्योंकि आपको इनकरेक्ट देखना है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन XY प्लेन इन 3D x² - 4s² ऑर्बिटल इज 0। सही है ना, 3D x² - y² में आपने अभी देखा
कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होती है, तो बाकी का जो एक्स वाई प्लेन है, प्लेन में तो जीरो होगी ना, एक्सिस के ऊपर है मतलब प्लेन में क्या होगी, जीरो होगी। तो ये सही है, दिस इज करेक्ट। यानी जरूर इसमें अभी 5 के 5 तो नहीं, तो यहां से ऑप्शन चला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक से ज्यादा भी होने के चांसेस है, मैं जस्ट बोल रहा हूं, है ना। उसके बाद द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल इज लेस देन दैट इन 4s। इनका कहना है कि एनर्जी जो 3D ऑर्बिटल की है वो कम है 4s से। तो नहीं, 4s पहले बढ़ता है ना, यानी 4s की एनर्जी कम होती है 3D से, यानी दिस इज इनकरेक्ट। समझ में आया? तो इनकरेक्ट में दो तो मिल गए भाई, यानी एक वाला भी ऑप्शन चला गया। इस तरीके से भी जाएंगे। अभी 2 है कि 3 है, बस वही देखना है। फिर भी 2 ऑप्शन में आ गए ना, तो इसलिए थोड़ा नॉलेज इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी तक देखो, ये इनकरेक्ट मिला, ये करेक्ट मिला, ये इनकरेक्ट मिला, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। अभी ऊपर वाले 2 ऑप्शन में देखते हैं। एज द डिस्टेंस फॉर एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब 1s से 2s, 2s से 3s, 4s, 5s ऐसे जब हम जाते, तो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिक्रीजेस। तो ऐसे थोड़ी है, ऐसे नहीं है ना। क्यों? आपने सीखा है ना कि जैसे 1s होता है, तो जब न्यूक्लियस के बाजू में जाएंगे हम, है ना, हम जब न्यूक्लियस के बाजू में जाते तो याद होगा आपको ना, मैंने 1s को ऐसे निकाला था, फिर 2s को ऐसे निकाला था, फिर 3s को ऐसे निकाला था स्फेरिकली, है ना। तो आपको याद होगा, ये ऑर्बिट नहीं है, उस ऑर्बिट के अंदर के s ऑर्बिटल है, 1s 2s 3s ऐसे। तो आपको याद होगा कि ये वाले में क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बीच वाला जो स्पेस होता है ना, ठीक है, ये वाला जो आप लोगों का बीच वाला जो स्पेस होता है, तो उसको रेडियल नोड बोलते हैं, देखो, है ना। या मान लो और थोड़ा अच्छा निकाल दो, देखो याद में ये ऐसे किया था मैंने 1s, उसके बाद मिडल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, दिस इज 2s। उसके बाद एक रेडियल नोड आएगा, उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, सो दिस इज 3s। तो ऐसे नहीं होता है ना कि वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी, यानी कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं होती ना, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। 1s बढ़ गई, 2s की तरफ जाते जाते कम होगी, फिर से 2s में आने के बाद बढ़ेगी, 3s की तरफ जाते कम होगी, फिर से 3s में बढ़ेगी। बट उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि एज द डिस्टेंस फॉर s ऑर्बिटल इंक्रीजेस, यानी 1s 2s 3s 4s, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। वैसे नहीं है, कभी डिक्रीज होगी फिर से इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी फिर से इंक्रीज होगी। 1s 2s 3s 4s मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी, नहीं मिलेगी, डिक्रीजेस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस इंक्रीज, है ना। डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। 1s 2s 3s 4s, है ना, इस तरीके से। चलो, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये इनकरेक्ट है। तो अभी तक कितने इनकरेक्ट मिल गए, ये इनकरेक्ट था, ये इनकरेक्ट था, ये करेक्ट था, ये इनकरेक्ट था। तो यहां पे हमें स्टेटमेंट मिल गए 3, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते, हाँ, वैसे भी आंसर आ गया ना हमारा, 3 ही इनकरेक्ट है ना, मतलब ऑप्शन 4 वाला तो है नहीं ना, 3 वाला ऑप्शन है। तो आपको ठीक है, अभी ये भी चेक करना है तो कर सकते हैं। ये इसका क्या कहना है, ईच सक्सेसिव लाइन विद इन अ पर्टिकुलर सीरीज बिकम्स क्लोजर टू प्रीवियस वन। मतलब इनका क्या कहना है कि भाई न्यूक्लियस है, सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। तो उनका कहना है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है ना, तो आपको याद होगा 2 से 1 के बीच का जो डिफरेंस है, 3 से 2 के बीच का जो डिफरेंस है, 4 से 3 के बीच का जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है, तो वो आपको याद होगा जो चेंज इन एनर्जी का जो है ना, डिफरेंस जो एनर्जी का 2 ऑर्बिट के बीच में, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होगा। याद होगा आपको सिखाया गया था कि as we move from the nucleus energy of orbit increases but difference between two energy levels decreases। तो उसकी बात करें कि डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेस, है ना। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि ईच सक्सेसिव लाइन विद इन अ पर्टिकुलर सीरीज बिकम्स क्लोजर टू प्रीवियस वन। यानी प्रीवियस वन का मतलब है कि मान लो 3 से 2 और 2 से 1 ज्यादा क्लोजली स्पेस है ना। तो सही बात है, सही बात है ना। कौन सी सीरीज ले लो, जैसे बाल्मर ले लो, जैसे लाइमन लिया मैंने 1 लिया, बाल्मर में ले लो 2, तो 3 से 2 क्या है, क्लोज है ना।
4 से 3 से नजदीक आएगी ना वो, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं इसको कि कैसे बोल सकते हैं, देखो थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसका। ईच सक्सेसिव लाइन विद इन अ पर्टिकुलर सीरीज बिकम्स क्लोजर टू प्रीवियस वन। इसको देखो फिर से एक समझाता हूं मैं। लाइमन सीरीज, उसके बाद बाल्मर सीरीज। तो लाइमन सीरीज में 2 से 1 के बीच में जो डिफरेंस एनर्जी का वो जो होगा, उसके बाद 3 से 2 बाल्मर सीरीज में गए, 3 से 2 के बीच का जो डिफरेंस होगा, तो लाइमन सीरीज में और बाल्मर सीरीज में, तो लाइमन सीरीज पहले, उसके बाद बाल्मर सीरीज। तो लाइमन सीरीज में 2 से 1 के बीच का डिफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू बाल्मर सीरीज में 3 से 2, है ना, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 2 से 1 और 3 से 2 में 3 से 2 का डिफरेंस क्या है, कम है, तो वो लाइन क्लोजली स्पेस होगा। एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो दूर होंगे एक दूसरे से, ठीक है। वो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं अपन उसको, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो 3 हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत टाइम लगा इसको समझाने के लिए क्योंकि थोड़े अलग पॉइंट थे। स्टडीज ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन लेड टू प्लैंक हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सही है। क्वांटाइजेशन मिला, क्वांटम मिले ना हमें, है ना, क्वांटम इसी से तो एक्सप्लेन किए हमने। एक्सप्लेनेशन बताया ना कि भाई है ना, इसके अकॉर्डिंगली, प्लैंक के अकॉर्डिंगली जो डेल्टा ई की बात करते हैं हम, एच न्यू या ई इक्वल्स टू एच न्यू की बात करते हैं हम, है ना, एनर्जी अब्सॉर्ब भी होती है और इमिट भी होती है छोटे छोटे पैकेट्स में नोन एज क्वांटम्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर देयर। एक्सप्लेनेशन क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, whereas diffraction provides evidence of its wave nature। ये भी सही है, पार्टिकल नेचर हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझता है और वेव नेचर हमें डिफ्रैक्शन से और इंटरफेरेंस से समझता है, वो भी सही है। बट दोनों का जो रिलेशन है वो कहीं पे मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन किसकी बात कर रहा है? ये एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ये बता रहे कि भाई रेडिएशन को 2 नेचर है, तो मैंने बताया कि ये क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है, और ये बात करे प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो दोनों चीजें मैच नहीं हो रही है। तो ठीक है, स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, बट इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। द मास ऑफ अ पार्टिकल इज 10⁻10 ग्राम एंड इट्स रेडियस इज 2 × 10⁻4 सेंटीमीटर इफ इट्स वेलोसिटी इज 10⁻6 centimeter per second with 0.0001% uncertainty in measurement, the uncertainty in its position। तो डेल्टा एक्स आप लोगों को निकालना है, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी भी दी है 10⁻6, ये सेंटीमीटर में याद रखना, बट इसमें अनसर्टेनिटी आपकी कितनी है 0.0001 यानी 10⁻4% ऑफ दिस वेलोसिटी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -6 से 4 -12, ये आ जाएगा आपका डेल्टा वी एक्चुअल में, सही है ना। वी तो वी आप लोगों का ठीक है ना, वी आप लोगों का क्या है, वी आप लोगों का है 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड, बट इसमें अनसर्टेनिटी है ना, डेल्टा वी इज ऑफ 10⁻4%, है ना। सो मैंने इसका 10⁻4% निकाल लेना इस वेलोसिटी का, दैट विल बी आवर अनसर्टेनिटी। सो डेल्टा वी इक्वल्स टू 10⁻12 आ जाएगा। मास हमें किस में चाहिए, केजी में चाहिए, तो 10⁻10 ग्राम का कन्वर्जन केजी में करेंगे तो वो जाएगा इंटू 10⁻3 केजी, यानी इसका मतलब है 10⁻13 केजी हो जाएगा, सही है। बस मास आ गया, वेलोसिटी आ गया, डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं। बस बच्चों को कंफ्यूज किया है रेडियस देके, है ना, बाकी रेडियस का तो यहाँ यूज नहीं, आप वैसे बाय फॉर्मूला जाओ, रेडियस का कहाँ यूज आता है। अगर मुझे एम पता है, वी डेल्टा वी पता है, तो डेल्टा एक्स निकाल सकता हूँ ना। तो बस डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h by 4 पाई, यू कैन कैलकुलेट इजीली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The graph that depicts Einstein's photoelectric effect for a monochromatic source of frequency above the threshold frequencies। देखो तो यहां पे आपको फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी बताया। तो सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड ज्यादा होते हैं, उतना फोटोइलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होता है। तो डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास, तो दिस इज द आंसर थर्ड, ओके। तो होपफुली आप लोगों को ये जितने भी सॉल्यूशन है, बाकी आप इनोइक का तो वैसे हर मॉलिक्यूल या हर कोई
जो एक्सप्लेनेशन आपको नोटबुक में मिल ही जाता है, बट थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है तो हम इंस्टीट्यूट पे है, आप आकर मिल सकते हो। तो नेक्स्ट थर्ड सिटी का एक्सप्लेनेशन लेके मैं आपके पास जरूर आता हूँ। अगला पेपर है थर्मो डायनामिक्स एंड थर्मो केमिस्ट्री।